में ड्रॉप होता है, यहाँ से ये बाउल के ऊपर गिरता है, बाउल में आता है, बाउल में आने से कोल, और साइमल्टेनियसली यहाँ हम लोग इस बाउल को ना रोटेशन, इस मोटर लगे रहता है इसमें गियर बॉक्स के थ्रू में, और मोटर से कोल मिल को यहाँ से रोटेट करते रहते हैं। ये बहुत स्लो आरपीएम में घूमते रहता है, 50 से आरपीएम 60 आरपीएम के में से घूमते रहेगा। जो कोल आएगा, कोल क्या करेगा, यहाँ से इसके साइड साइड में आएगा। ओके, रोलर, ये रोलर का ये रोलर फ्री रहता है, तो जब ये इसके कांटेक्ट में आता है, उसके बीच में आप गैप सेट किए थे हमने 6 mm, 3 to 6 mm का, उसके बीच में से कोल पास होता है, होने की कोशिश करता है, और उसी सेक्शन में क्रशिंग होता है। ये बहुत हैवी वेट रहता है, ठीक है, बहुत हैवी वेट रहता है, इसके लिए इसका क्रशिंग उसमें होता है। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब क्रशिंग हो जाएगा, क्रशिंग होने के बाद में, अब मैंने आपको क्या बताया था कि कोल को फीडिंग होगा, फीडिंग होने के बाद वहाँ पे क्रशिंग होगा, क्रशिंग होने के बाद में मॉइस्चर रिमूवल मतलब हीटिंग होगा। तो हीटिंग होने के लिए हमको क्या चाहिए, एयर चाहिए, यहाँ एयर से हीटिंग करते हैं। तो एयर बेसिकली ना नीचे से आता है असेंबली, ठीक है, ये नीचे से अपना, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है, और फिगर में उसमें दिखाऊंगा आपको। नीचे से एयर आता है, जो बाउल के साइड साइड से, जैसे ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, यहाँ से ऐसे ऐसे एयर पास होता है। एयर पास होकर के प्रेशराइज करते हैं इसको, अप टू 800 mm 900 mm वाटर कॉलम अकॉर्डिंगली इसको प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज होने के बाद में ये इसके बाद यहाँ से ना, ये डिस्चार्ज पाइप, ये आपको जो दिख रहा है ना ऊपर में ये वाला, ऐसे ऐसे 4 पाइप लगे रहते हैं, जो बॉयलर के 4 कॉर्नर में जाते हैं, ठीक है, चारों कॉर्नर के थ्रू में यहाँ से चले जाता है। इसके बीच में ये क्लासीफायर, मतलब क्लासिफिकेशन का काम करता है, मतलब जो क्लासीफायर क्या होता है, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं हम, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं पूरा वाइड ओपन कर दूंगा तो ज़्यादा मटेरियल पास हो जाएगा। हम देखेंगे कि अगर इसका फाइन पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, इसको और कम करेंगे, इसका ओपनिंग को कम करेंगे। इसके ओपनिंग को कम करेंगे तो क्या होगा कि जो पार्टिकल पास हो पाएगा, जो अंदर बाहर की तरफ रहेंगे वो वापस गिर जाएंगे, जो हैवी पार्टिकल रहेगा वो वापस गिर जाएगा, घूमते रहता है। और बाकी जो पास, जो क्लासीफायर है, बाकी जो पास जो मतलब 75 माइक्रोन्स के नीचे 200 मेस के नीचे करेंगे वो सब पास हो जाएंगे, और ये वापस काम वालों के चारों कॉर्नर ना फीडिंग होता है। ये डिस्चार्ज पाइप है, यहाँ से डिस्चार्ज होता है, ठीक है। आपको ये ओवरव्यू दिखा है, ओके। अब इसका जो साइजिंग होता है ना, किस तरह से साइज करते हैं, ये फीडर की कैपेसिटी टू बी 1.25 टाइम्स ग्रेटर देन पोलराइजर कैपेसिटी होना चाहिए, थंब रूल है। इसका फाइनेस सेलेक्ट करना है कि हमको कितना चाहिए, 75 माइक्रोन चाहिए, 80 माइक्रोन चाहिए, या इस तो भी पास, तो 75 माइक्रोन का साइज अप्रॉक्स, जैसे यहाँ पे हर एक कड़े 60%, किसी में कोई सब 65% रखता है, कोई 80% रखता है। ये डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस एरिया का या उस जो रॉ कोल, जो कोल अवेलेबल है उसके हिसाब से मिल कर डिजाइनिंग करता है, राइट। हमारे यहाँ पे जैसे कि 70% है, 70% पास होता है 200 में इसमें, ठीक है। इसके बाद कैपेसिटी ऑफ द मिल्स, मतलब कितना टन कैपेसिटी के लिए डिजाइन होना है। जब बड़ा मिल रहेगा तो उसमें उस हिसाब से मिल चेंज हो जाता है। और पावर कंजम्पशन, कितना पावर कंजम्पशन ले रहा है, इसके हिसाब से अपन साइजिंग करते हैं इसको। जैसे अगर सपोज 500 किलोवाट से ज्यादा हो गया, 600 या 700 किलोवाट ज्यादा हो गया, तो फिर एक नया मिल लगा देंगे, तो दूसरा मिल लगाएंगे। ऐसा हो सकता था ना, जैसे हम 600 मेगावाट के लिए अब कितने मिल का जरूरत पड़ सकता, तो अपन तो एक बड़ा मिल लगा करके एक ही मिल में चला सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके कोई इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए, वहाँ पे कैपेसिटी कितना अपन दे सकते हैं, कितना फ्लो रख सकते हैं, और अवेबिलिटी होना चाहिए मिल में, क्योंकि मैकेनिकल बहुत बड़ा एक मेजर मैकेनिकल इक्विपमेंट है ये, तो इसका अवेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को भी देखना पड़ता है। तो राइट, तो इसके हिसाब से डिजाइन करता है। तो राइट, अभी जैसे 600 मेगावाट का जो हमारा PHL वाला डिजाइन बॉयलर है, इसमें टोटल 8 कोल, 8 कोल मिल अवेलेबल है। 8 में से 6 रनिंग रहते हैं, 2 स्टैंड बाई रहते हैं। रिक्वायरमेंट मतलब 6 का है, उसके साथ साथ 2 स्टैंड बाई मिल का और स्टैंड बाई में प्रोविजन है उसमें, ठीक है। वही हम 250 मेगावाट वाले जो हमारे BHEL डिजाइन के बॉयलर्स हैं उसमें देखेंगे तो उसमें 6 मिल अवेलेबल रहते हैं। 6 में से 4 वर्किंग रहते हैं, एंड 2 मिल जो होते हैं, 2 मिल्स आर इन स्टैंड बाई, राइट। ये हो गया मिल का। अभी मिल का नॉमेनक्लेचर देखिएगा ना, तो आप देखिएगा तो मिल में डिजाइन में लिखा रहता है XRP 1103, लाइक ऐसे करके नंबरिंग लिखे रहता है, ठीक है।
एक्स का मतलब होता है, इसमें हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। एक्स का मतलब क्या है, दैट इज 3 फेज। ओके, R is for Raymond. Raymond is the inventor of the mill, right? T is the pressurized. Pressurized मतलब हम उसको एक्सटर्नल एयर से प्रेशराइज करते हैं मिल को, ठीक है। 110 is what? It is the nominal die of the bowl, 110 इंचेस में है ये। और 3 is the number of grinding rolls। मैंने आपको बताया था ना, 3 रोलर्स लगे रहते हैं, वो इसी उसका नॉमेनक्लेचर में आता है 3 रोलर्स। 2 रोलर्स भी हो सकते हैं या 4 रोलर्स भी हो सकते हैं, डिजाइन अलग अलग डिजाइनर के हिसाब से। ओके, तो ये है इसका एक नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये उसका और स्पेसिफिक आप मिल का देखिएगा तो उसमें बहुत सारा है कि मिल का कैपेसिटी, ये हमारे मतलब 600 में यूज कर रहे हैं ना एक पर्टिकुलर, ये जनरल में आपको बताया था, ठीक है, जनरल ऐसा होता है। और उसके हम 600 मेगावाट में एक मिल यूज कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटी कितना है, मिल की कैपेसिटी 86.6 टन पर आवर, 1 आवर में 86.6 टन का वो मिलिंग कर सकता है। मोटर की स्पीड 985 आरपीएम है। टोटल वेट ऑफ द मिल है 170 टन। मॉडरेट एंड शॉक लोड के लिए डिजाइन है। स्प्रिंग का टेंशन है, स्प्रिंग का टेंशन है, डिजाइन करके डिजाइनर देते हैं। प्री लोड 9500 है। मिल का आउटलेट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 65 टू 90 डिग्री। ये डिपेंड अपॉन द कोल डिफरेंट हो सकता है। ओके, एयर फ्लो मैक्सिमम 136 टीपीएच के लिए है, टन पर आवर, राइट। और फाइनेस मैंने आपको पहले बताया था 70% थ्रू 200 में। ये हमारा डिजाइन है। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि पल्वराइजर सिस्टम में मेनली क्या क्या चीज रहता है। ओके, तो जो उसके सब सिस्टम्स क्या क्या है, तो पल्वराइजर्स में आपको पल्वराइजर मेन आपको दिखाया मैंने, मिल दैट इज पल्वराइजर। और हम कौन सा टाइप का यूज कर रहे हैं, बाउल मिल टाइप का। ओके, अभी पल्वराइजर है तो उसके साथ उसका लुब्रिकेशन, क्योंकि ये बड़े बड़े गियर बॉक्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े गियर बॉक्स लगे रहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो उसका लुब्रिकेशन और कूलिंग दोनों का बहुत जरूरत होता है। उसके लिए उसका एक एसोसिएटेड लूब वाल्व सिस्टम रहता है। लूब वाल्व सिस्टम उस पे गियर बॉक्स में ऑयल सप्लाई थ्रू करता है, एंड साथ ही साथ तो क्या करता है, उसका कूलिंग भी करता है। नेक्स्ट वन इज प्लैनेटरी गियर बॉक्स। मैंने आपको दिखाया था फोटो में, नीचे में एक गियर बॉक्स लगा था, दैट इज प्लैनेटरी गियर बॉक्स। देन फीडर इज व्हाट, इट इज द बेसिकली machine equipment used for feeding the raw coal. Then pyrite system. Pyrite system means what, the reject system is, कोल में से क्या होता है ना, जैसे हमने कोल तो डाला लेकिन कोल में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्रश नहीं हो सकते हैं। ओके, लाइक कभी कभी आप देखिए कि कुछ इसमें बोल्डर्स आ रहे हैं या कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो कि कोल में आ तो रहे हैं बट वो एक्चुअल में कोल नहीं है, क्रश नहीं हो पाते हैं। कुछ बड़े पार्टिकल जो क्रश हो ही नहीं जा पा रहे हैं, उनको हमको सिस्टम से निकालना पड़ता है। उसको बोलते हैं मिल रिजेक्ट सिस्टम या पायराइट सिस्टम। पायराइट इज नॉट मिल रिजेक्ट सिस्टम, जिसको बेसिकली बोला जाए, बहुत अच्छा है, ठीक है। मिल रिजेक्ट सिस्टम है, कॉमन लैंग्वेज में पायराइट अपन यूज करते हैं, इसलिए वो क्या था, तो मिल रिजेक्ट सिस्टम है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पल्वराइजर सिस्टम, उसके एसोसिएटेड सिस्टम, उसके साथ के सिस्टम है। तो मैं आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। जैसे ये पल्वराइजर है, इसका लाइन डायग्राम है ना। तो पल्वराइजर में मिल का आपको स्पेसिफिक मैंने पहले दिखाया था कि ये मिल था, बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा था। मिल में एक मोटर लगा हुआ है। ओके, अब उसमें बेसिकली क्या था, उसका मिल में हम लुब्रिकेशन चाहिए, और लुब्रिकेशन के साथ साथ में कूलिंग होना चाहिए, तो उसके लिए लूब वाल्व पंप देखो दूसरे पिक्चर में है। इसमें एयर सिस्टम, एयर जो हमारा कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और मॉइस्चर रिमूव करने के लिए प्राइमरी एयर का यूज होता है, वो सिस्टम वहां से हम प्रोवाइड करते हैं। हॉट पी एंड कोल्ड पी डक्ट, ये दोनों लाइन कनेक्टेड है।
हॉट पीए से हॉट टेम्परेचर आता है, बट हमको क्या मेंटेन करना है, हमारा मिल्क का आउटलेट टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है एज पर डिजाइन। आउटलेट टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो हमको कूलिंग करना पड़ता है, उसको कूलिंग करना पड़ता है, उसको टेम्परेचर में कूलिंग बोलते हैं। कूलिंग करने के लिए कोल्ड पीए डक्ट है, मतलब जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रखता है। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग यहाँ से कोल्ड पीए से दे करके इसका टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कितना एयर फ्लो पास हो रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए वेंचुरी लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मील्स में जितने फाइन पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकलने निकलने का चांसेस है उसका। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग उसका सीलिंग करना पड़ता है। सीलिंग करने के लिए यहाँ पे नीचे में आप देखिएगा सील एयर फैन लगे हुए हैं, तो ये सील एयर फैन है। सील एयर फैन क्या, तो मिल्स का सीलिंग करते हैं ताकि कोल बाहर ना निकले। साथ ही साथ और क्या सीलिंग करते हैं, जैसे वो बीयरिंग्स लगे हुए हैं या जहाँ से कोल पार्टिकल्स बीयरिंग्स में कंटेमिनेट हो सकते हैं, या उसके कोल के फाइन पार्टिकल्स जो है वो लो बॉयल में जा सकते हैं, तो वो सबको सीलिंग करना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ पे मिल से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर, मतलब देखिए पीए, ये पीए से ले रहा है, पीए से लेकर के उसको और प्रेशराइज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे सपोज 600 to 800 mm वाटर कॉलम का प्रेशर रहेगा, तो यहाँ पे 1400 mm, उससे 500-600 mm ज़्यादा वाटर कॉलम का प्रेशर से हम उसको सीलिंग करते हैं। राइट। हेलो सर। हाँ सर वेंचुरी तो सर अपन उसका फ्लो को मेजर करने के लिए यूज करेंगे ना? कौन सर? हाँ हाँ, हेलो। तो सर मेजरमेंट के लिए। सर कंट्रोलिंग के लिए तो अपन ये जो टेम्पर्स और गेट्स हैं उसका ही यूज करेंगे ना? हाँ हाँ, बाकी वेंचुरी अपना उसका वेंचुरी, वेंचुरी इज बेसिकली फ्लो मेजरमेंट डिवाइस फ्लो होता है। मेजरमेंट के लिए। जी। हाँ, तो एयर फ्लो मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, एयर फ्लो कंट्रोल के लिए यूज कैसे होता है ना, कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से देख करके डैम्पर को ऑपरेट करते हैं कि कितना डैम्पर को ओपन करना है। ठीक है, मैनुअली एज वेल एज ऑटो में। ओके। ओके। हाँ, और ये सबसे ऊपर में देखेंगे हमारा ये कोल फीडर है, इसके ऊपर में ये बंकर है। बंकर मतलब जहाँ पे हम कोल स्टोर करते हैं। बहुत हाई कैपेसिटी का बंकर रहता है, मतलब 1000 मीटर क्यूब का अथवा 1000 टन का कैपेसिटी का, 800 टन कैपेसिटी का रहता है। वहाँ से कोल फीडर में आता है, फीडर से पास होकर के फीडर में, कोल फीडर में एक बेल्ट अरेंजमेंट रहता है, चेन अरेंजमेंट भी होता है कई जगह पे, कई जगह पे बेल्ट अरेंजमेंट होता है। बेल्ट के थ्रू में यहाँ से पास होकर के रेगुलेट करते हैं उसको, जितना अपने को मिल, जितना फ्लो चाहिए, मतलब कोल फ्लो जितना चाहिए वो वहाँ से कहाँ से रेगुलेट होता है, फीडर से रेगुलेट होता है। फीडर से रेगुलेट होने के बाद में वो यहाँ से फीड पाइप के थ्रू मिल में आ जाता है। ठीक है, तो फीड पाइप के थ्रू मिल में आने के बाद में ना ये थोड़ा सा एरो उल्टा हो गया है, बट ये यहाँ से चारों जो आउटलेट है, मतलब यहाँ से बाहर जाते हैं। ठीक है, चार ओके सर। कॉर्नर बताया था। ओके, ये चार कॉर्नर से बॉयलर में चले जाते हैं। राइट, तो ये एक चीज, ये आपका पल्वराइजर का फिगर है। सिमिलरली आप देखिएगा तो यहाँ पे मिल का लोअर सिस्टम है। मिल का लोअर सिस्टम में लो वाल एक टैंक रहेगा, टैंक के पास में साथ में 2 एलओपीज लगे रहते हैं, 2 वाल पंप बोलते हैं। ओके, पंप के बाद में एक फिल्टर है, फिल्टर और कूलर है, कूलर के बाद में ये थ्रू चले जाते हैं बीयरिंग एंड गियर बॉक्स को, और वहां से असेंबली बीयरिंग में एंड इसका गियर बॉक्स से रिटर्न होकर के वापस टैंक में आ जाता है। तो ये इसका लोअर सिस्टम है। राइट, इसके साथ में जो पायरेट हॉपर बोल रहे थे ना, वो पायरेट मतलब मिल्क रिजेक्ट सिस्टम का। हेलो। 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 हाँ हाँ समझा बोलिए। रहे थे सर, वो थोड़ा समझ नहीं आया सर, नेटवर्क इशू हो जा रहा है सर, फिर भी थोड़ा आधा समझ आ रहा है फिर अटक जा रहा है। एक बार शॉर्टकट में समझाइए ना सर थोड़ा सा। पल्वराइजर सर, ओके, पल्वराइजर। अच्छा, ठीक है, मेरा बस चले तो कल ही आ जाऊँ सर मैं वहाँ जिंदल में। आ जाओ आप, मोस्ट वेलकम। आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या ठीक से? हाँ सर, मैं कल हो सके तो आऊँगा सर यही आपके जिंदल में। ये देखिए पल्वराइजर का, एक मिनट ये देखिए लीजिए, मेरा नेटवर्क तो सही लग रहा है पूरा। आपको पल्वराइजर का बोल रहे हैं ना, ये वाला? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, पल्वराइजर तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जो पल्वराइजर वही सेम वो पल्वराइजर का असेंबली दिखाया है यहाँ पे। ओके,
इसमें क्या है बेसिकली जो पोलराइजर है, इसमें देखिए बीच में दिख रहा है आपको मिल, जो मैं आपको दिखाया था ना मिल का पोर्शन, वो एक बॉक्स के रूप में दिख रहा है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो कनेक्शन है ना वो इसमें दिखा रहा है। उसके कनेक्शन में क्या क्या है, दो तीन चीजें होते हैं। क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसमें सप्लाई करना होता है। मैं बताया था आपको कि इसके एसोसिएटेड सिस्टम मतलब क्या क्या जरूरत है, उसके हिसाब से इसके सारे कनेक्शन होंगे। तो प्राइमरी एयर यूज होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एज वेल एज उसकी हीटिंग के लिए, मतलब मॉइस्चर रिमूवल के लिए। तो यहाँ पे आप साइड से देखिएगा तो हॉट पीए डक्ट लिखा है एंड कोल्ड पीए डक्ट लगा है। ये दोनों से कोल्ड पीए से कोल्ड टेम्परेचर का एंड हॉट पीए से हॉट टेम्परेचर का एयर पास होता है। ये आता है मिल के अंदर में। जितना अपने को टेम्परेचर रेगुलेट करना है उसके लिए यहाँ पे डैम्पर्स लगे हुए थे, वो रेगुलेट होते हैं, और कितना फ्लो मेंटेन करना है उसको भी डैम्पर से रेगुलेट होता है। और ये एयर फ्लो कंट्रोलर से अपने को मेजरमेंट होता है कि कितना वहाँ पे फ्लो जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज होता है सी लेयर फैंस। सी लेयर फैंस क्या होते हैं, जैसे हमारा कोल मिल्क फाइन पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स है तो वो बीरिंग्स में जाने के चांसेस रहते हैं, प्रेशराइज रहता है वहाँ पे, एयर रहता है तो। ठीक है, दूसरा चीज है कि वो बाहर भी स्पिलेज होने के चांसेस रहते हैं। तो जहाँ भी स्पिलेज की जगह है, जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं और जहाँ पे भी बीरिंग्स लगे हुए हैं, वो सबको अपन सीलिंग करते हैं। सीलिंग मतलब वहाँ पे एयर से सीलिंग करता है कि उसमें कोल डस्ट ना जाए या कोल बाहर बाहर ना निकले। ठीक है, तो उसके लिए सील एयर फैन है। सील एयर फैन क्या करता है ना, जो पीए का एयर है मतलब प्राइमरी एयर है, जिससे जितना प्रेशर का उसमें एयर रहता है उससे 500 या 600 mm WC का ज़्यादा प्रेशर करके उसको सीलिंग करते हैं। ये दो सील एयर फैन नीचे में लगे हुए हैं जो दिख रहे हैं आपको, दो सील एयर फैन दिख रहे हैं। तो दो सील एयर फैन दिखने के बाद में यहाँ से इसके बाद ये चले जाते हैं बीरिंग्स में एंड मिल्स इंटरनल्स में, ऐसे करके यानी फीडर में भी सीलिंग करते हैं ताकि बाहर स्पिलेज ना हो और उसका बीरिंग डैमेज ना हो। तो सील एयर फैन हो गया। ऊपर वाला पोर्शन में देखिए सबसे ऊपर है बंकर। ठीक है, बीयू जहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बंकर, बंकर के नीचे में लगा होता है फीडर। बंकर में से जो रॉक होल रहता है वो फीडर में आता है। फीडर से हम रेगुलेट, फीडर का काम क्या है, रेगुलेटिंग ऑफ द फ्लो ऑफ कोल, कितना फ्लो हमको मिल में जाना है उसको अपन रेगुलेट करते हैं यहाँ से। ओके, तो रेगुलेट करके थ्रू फीड पाइप मिल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। मिल में ट्रांसपोर्ट होने के बाद में, हेलो, मिल में ट्रांसपोर्ट होने के बाद में ये चार इसके डिस्चार्ज पाइप रहते हैं जहां से वो बॉयलर में फीड होते हैं। राइट, हेलो, आपको समझ आया कि हेलो? यस सर। ये जो अभी पूछ रहे थे उनको समझ आया कि कौन जो भी थे डिस्कनेक्ट हो गए फिर से वो? उनका नेटवर्क चले गया होगा सर। ओके ठीक है, बाकी सबको तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा ना? मेरे ख्याल से मेरा नेटवर्क तो सही है जो मुझे लग रहा है। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है ठीक सर। है, ओके ठीक है। तो ये दो सिस्टम मैंने आपको बताया, पोलराइजर हुआ, देन आपका लूबल सिस्टम हो गया। ठीक है, लूबल सिस्टम में लूबल पंप्स है, फिर देन फिल्टर्स होते हैं, देन कूलर्स होते हैं, देन उसका सप्लाई है, डिस्चार्ज बोलते हैं जिसको, लूबल का डिस्चार्ज लाइन है या सप्लाई लाइन बोलते हैं। जो सप्लाई लाइन कहाँ पे जाते हैं, मिल बेरिंग्स में एंड गियर बॉक्स में। देन उसका सब बेरिंग से भी रिटर्न एंड गियर बॉक्स से भी जो रिटर्न ऑयल अगेन रिटर्न टू ऑयल टैंक। ओके, ये इसका ग्लोबल सिस्टम हो गया। इसके बाद एक पायराइट सिस्टम, मतलब जो रिजेक्ट सिस्टम बताया था ना आपको, वो है। इसमें जो रिजेक्ट सिस्टम में मैं आपको क्या बता रहा था कि जो भी हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स है जो क्रश नहीं हो सकते हैं, या कुछ हैवी पार्टिकल्स है, या सपोज कुछ उसमें कुछ जैसे स्टील के पार्टिकल्स आ गए, लोहे के पार्टिकल्स आ गए, अगर कोल के साथ में तो क्रश नहीं होंगे। तो उन पार्टिकल्स को हमको वहां से निकालना पड़ता है। वो निकालने का सिस्टम को बोलते हैं मिल रिजेक्ट सिस्टम। ठीक है, मिल रिजेक्ट में होता क्या है, मिल से ना ये जो रोलर्स लगे रहते हैं ना यहाँ पे ऊपर में, रोलर्स में स्प्रिंग अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाया था ना, स्प्रिंग अरेंजमेंट। तो बेसिकली वो क्या होता है ना कि जैसे जो क्रश नहीं हो सकते हैं वो वहाँ रोलर से पास थ्रू हो जाते हैं, पास थ्रू होकर के ना बाहर गिर जाते हैं। उसमें एक स्क्रैपर चैम्बर रहता है। ठीक है, जैसे हाँ,
इसके जो नीचे में ना ये वाला एरिया जो है, ये रेड रेड जो दिख रहा है, ये स्क्रैपर चेम्बर। सपोज इसमें क्रश अगर नहीं हो पाता है, तो क्रश नहीं होगा तो क्या होगा, ये रोलर अब उड़ जाता है, उठने से और उठ करके ये ऊपर निकल जाता है, मतलब उड़ जाता है, तो वो पास हो जाता है, इससे पास होकर के इसमें स्क्रैपिंग का अरेंजमेंट लगा रहता है, उससे बाहर गिर जाता है, बाहर गिर करके स्क्रैपर चेम्बर में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, स्क्रैपर चेम्बर में आने के बाद में यहाँ से उसको हम बाहर निकाल देते हैं। किसके थ्रू बाहर निकालते हैं, वही जो मैं आपको दिखा रहा था रिजेक्ट सिस्टम, उसके थ्रू ही बाहर निकलता है। यहाँ से रिजेक्ट निकलता है, यहाँ से रिजेक्ट बाहर निकलेगा, बाहर निकल कर यहाँ पे हॉपर्स लगे रहते हैं। हॉपर्स के थ्रू में 2-3 सिस्टम होती है, तो आप बाहर यहाँ से निकाल दीजिए डायरेक्ट, बट बाहर निकालिएगा तो आपका डस्ट रहेगा और एरिया आपका डर्टी होगा, और साथ ही साथ रिजेक्ट को हम फिर हैंडलिंग करने के लिए मैन पावर लगेगा। तो इसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली अपन जो भी है यहाँ से वेसल के थ्रू वेसल को कन्वे कर देते हैं। एक अलग से एक बैक फिल्टर लग के थ्रू में एक साइलो बना के रखते हैं, मतलब उसका स्टोरेज टाइप का, उसमें स्टोर करते रहते हैं इसको, फिर इसको बाहर अपन डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, ये दिस इज मिल रिजेक्ट सिस्टम। ओके, अब इसके एडवांटेज क्या क्या है पल्वराइज कोल्ड फ्यूल फायरिंग के। लो एक्सेस एयर का रिक्वायरमेंट है पहला, लेस फैन पावर, मतलब क्योंकि ये पूरा फाइन पार्टिकल हो जाता है, तो इसके लिए इसको ट्रांसपोर्टेशन में जो एयर चाहिए ना, वो कम लगता है, इसलिए मतलब एडवांटेज है पल्वराइज कोल का। देन हाई बॉयलर एफिशिएंसी, चूंकि मैं आपको पहले सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि फाइन पार्टिकल्स रहता है एज गुड एज ऑयल, तो ऑयल के जैसा फायरिंग होगा तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट मीन्स फास्ट रिस्पॉन्स टू लोड चेंज, मतलब अगर हमारा मेगावाट का रिक्वायरमेंट, मतलब पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ता है या घटता है, तो बॉयलर का लोडिंग उस हिसाब से स्टीम का जनरेशन को बढ़ाने, इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है, तो वो भी बहुत इजीली होता है। ठीक है, देन बेटर रिएक्शन टू Take the next right, then you will arrive at your destination. better reaction to automatic control. ठीक है, next one is ability to design and build high unit capacity of steam generators. ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली एडवांटेज है कोल्ड फ्यूल फायरिंग के, पल्वराइज्ड कोल्ड फ्यूल फायरिंग के। Who is this? अनुपम जी। हाँ सर, बोलिए सर। सर कोई अनोइंग आदमी आ गया है आपके इसमें, आप म्यूट करिए सबको। एक तो आप देख लीजिए पार्टिसिपेंट्स में से। हाँ सर, वो अभी अनम्यूट ही है सर, सब म्यूट ही है सर, अनम्यूट कोई नहीं है सर, आप और हम ही हैं सर, शायद वो गलती से हो गया होगा किसी का। ठीक है, अभी कोई आप भी सुने होंगे ना, सुन रहे थे आप? हाँ हाँ सुन रहे थे सर, वो आवाज आ गया था किसी का, शायद अनम्यूट कर दिया था कोई। ठीक है सर, फर्दर नहीं होगा सर। ठीक, तो मैंने आपको बताया जो सेम वही चीज है इसमें। एडवांटेज ऑफ बाउल मिल में लो पावर कंजप्शन, हाई रिलेटिविटी, मिनिमम मेंटेनेंस टाइम रिक्वायर्ड है, वाइड कैपेसिटी ऑफ लोड, टर्न ऑन रेशियो, एबिलिटी टू हैंडल वाइड रेंज ऑफ कोल्स, क्वाइट एंड लेस वाइब्रेशन है। ये सब लिखे हुए हैं, आप पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ये आपको शेयर कर दूंगा मैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द फैक्टर अफेक्ट मिल परफॉर्मेंस। मिल के परफॉर्मेंस को जो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, उसमें से मेजर जो इफेक्ट है वो ये यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है कोल ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स, नेक्स्ट वन इज मॉइस्चर इन द कोल, मिल इनलेट आउटलेट टेम्परेचर, कोल मिल फाइननेस, मिल लोडिंग, देन एयर फ्लो इन द मिल मोटर करंट, मिल डिफरेंशियल प्रेशर। ये जो फैक्टर्स हम कोल मिल के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ग्राइंडेबिलिटी क्या होता है ना, मतलब कोयला सॉफ्ट है कि हार्ड, उसको मेजरमेंट करने का टेक्निक है ना, दैट इज नोन एज ग्राइंडेबिलिटी। ठीक है, इसको यहाँ पे टेक्निक लिखा हुआ है कैसे कैसे करते हैं, बेसिकली लैब में डिजाइन होकर के इसको ना HGI भी बोलते हैं, हार्ड ग्रूव इंडेक्स, GI नंबर या
GI नंबर बोलते हैं। मतलब देखिए, हायर द नंबर ऑफ GI मतलब हार्ड ग्रुप इंडेक्स बोलते हैं, इस मोर इज इजी टू ग्राइंड। मतलब जितना ज़्यादा इसका GI ज़्यादा रहेगा ना, हार्ड ग्रुप इंडेक्स ज़्यादा रहता है, वो उतना इजीली ग्राइंड होता है, मतलब उतना सॉफ्ट होता है कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये ग्राइंडेबिलिटी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। को डिज़ाइन के समय ही इसको हम मेजर करते हैं, बट जैसे डिज़ाइन किए हम किसी कोल पे, ठीक है, बट कोल तो हम वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज से मिलता है, तो कोल का क्वालिटी अगर सब चेंज होता है तो मिल का परफॉर्मेंस भी चेंज होता है। हम इंडियन कोल के लिए डिज़ाइन किए, हमारा इम्पोर्टेड कोल मिलेगा तो हमारा मिल का परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इफेक्ट जस्ट दिखाया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है मॉइस्चर इन द कोल। मॉइस्चर दो टाइप के होते हैं, एक इनहेरेंट मॉइस्चर, एक सरफेस मॉइस्चर। इनहेरेंट मॉइस्चर जो है वो मतलब अंदर में जो मॉइस्चर इनहेरेंट रहते हैं ना, उसको इनहेरेंट मॉइस्चर बोलते हैं। और बाहर सरफेस के ऊपर में मॉइस्चर, जैसे जो कि रेन वाटर से या जैसे बाहर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बोलते हैं सरफेस मॉइस्चर। ठीक है, तो मॉइस्चर के कारण में भी कोल का मिल का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो हमको एयर, हॉट एयर ज़्यादा चाहिए। हॉट एयर क्यों ज़्यादा चाहिए? उसका उसको हीटिंग करने के लिए, उसको ड्राइंग करने के लिए ज़्यादा मिल्क को ज़रूरत पड़ता है। फिर तो सेम सिमिलरली देखेंगे तो उसका पावर कंजप्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हैवी हो जाता है। जब पार्टिकल हैवी हो जाएगा तो उसका पावर कंजप्शन बढ़ जाता है। इस तरह से वो मॉइस्चर इन द कोल भी अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें एक ग्राफ है, कैपेसिटी। जैसे जैसे मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है तो कैपेसिटी कम होती जाती है। एक ग्राफ से दिख रहा है आप? ठीक है, इसमें ये है ग्राइंडेबिलिटी बढ़ तो रहा है, बट अगर मॉइस्चर बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। कैपेसिटी कम होती जाती है मतलब उसे उसके पोलराइजिंग करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो सेम मिल कम आउटपुट देगा या ज़्यादा करंट देगा, ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, ये भी BHEL को उससे मिला है, इसमें भी इस टाइप से दिया हुआ है। रॉ मॉइस्चर कोल है, रॉ कोल है, मॉइस्चर इन रॉ कोल्स के हिसाब से इसका लोडिंग फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे 1 कैपेसिटी मतलब जितने के लिए डिज़ाइन है, अगर इसका मॉइस्चर बढ़ता है तो इसकी कैपेसिटी ऐसे डिज़ाइन कम होती जा रही है। दिख रहा है आपको? सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, कैपेसिटी विद एवरेज मिल आउटलेट टेम्परेचर। जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ेगा तो इसका आउटलेट टेम्परेचर कम होगा, इसके साथ साथ उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, ये उसी चीज़ को मैं इसमें बनाया हुआ। Okay, next is the primary fuel ratio. For the best possible combustion of NOx of primary to be 20-30% of total air. जितना भी एयर अपन यूज करते हैं ना जलाने के लिए, प्राइमरी एयर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्राइंग के यूज करते हैं 20-30% यूज करते हैं। अगर देखिए सपोज वो एयर फ्लो अगर बढ़ जाता है, मतलब जब मॉइस्चर बढ़ जाता है या किसी भी कारण से अगर वो एयर फ्लो बढ़ता है तो प्राइमरी एयर बढ़ जाएगा, बट अपने को जो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ एयर है फॉर द कंबशन ऑफ द फ्यूल वो तो उतने ही स्टोइकोमेट्रिक एयर बोलते हैं। उसके उसके उससे एक्स्ट्रा अपने 20% 30% एक्स्ट्रा एयर सप्लाई करते हैं फॉर प्रॉपर कंबशन के लिए। अगर प्राइमरी एयर फ्यूल का रेशियो डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होने से क्या होगा? पोर फाइनेंस होगा। मतलब अगर सपोज आपको हमको अगर टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो हम उसका एयर फ्लो बढ़ा देंगे। एयर फ्लो बढ़ा देंगे तो ज़्यादा पार्टिकल पास हो जाएगा, ज़्यादा पार्टिकल पास हो जाएगा तो उसमें फाइनेंस कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फर्नेस में स्लैगिंग होने के चांसेस रहते हैं। स्लैगिंग क्यों होता है? स्लैगिंग ऐसे होता है कि स्लैगिंग मतलब क्या होता है कि जैसे बड़े पार्टिकल चले जाते हैं बॉयलर में तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं टुवर्ड्स अप टू चिमनी तक, तो वो वहाँ पे गिरने लगते हैं बॉटम में, फर्नेस से गिरने लगते हैं, या दो पार्टिकल चिपक जाते हैं तो एक जगह लोकलाइज्ड हीटिंग होने लगता है। उसके कारण एश डिपोजिट होता है नीचे में, एश के पार्टिकल्स के रूप में गिरते हैं। दैट इज नोन एज फर्नेस स्लैगिंग। या हाई नॉक्स जनरेशन, मतलब उसमें नॉक्स जनरेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, हाई एश लेवल इंडिकेशन का है। जैसे जैसे अगर एश कंटेंट बढ़ता है, सॉरी, ये अपना
एयर फ्लो बढ़ता है तो ऐश जो पार्टिकल ऐश है नीचे बॉटम ऐश में, वो ऐश के पार्टिकल भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बड़े पार्टिकल जाएंगे तो बॉटम में ही गिर जाएंगे, इस पे तक ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ इफेक्ट हैं। फाइनेंस का इफेक्ट क्या है? फाइनेंस सब एक दूसरे से ना इंटर रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मोर द फाइनेंस लेस द कैपेसिटी। अगर फाइनेंस हमको ज़्यादा चाहिए ना तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? हम क्लासीफायर को छोटा कर देंगे, मतलब उसको कम साइज में एडजस्ट करेंगे, कम साइज में एडजस्ट करेंगे तो हमको बहुत फाइन पार्टिकल मिलेगा। ठीक है ना? तो अगर उसको खोल के रखते हैं, हम उसको बढ़ा के रखते हैं क्लासीफायर का साइज को, तो थोड़ा सा फाइनेंस कम होगा बट कैपेसिटी बढ़ जाता है, मतलब हम ज़्यादा फ्यूल पोलराइज कर सकते हैं सेम लोडिंग पे, और ज़्यादा फ्यूल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपका? यस सर। ये इसका ग्राफ है, ये आप पढ़िएगा थोड़ा सा, इस पे तो समझ आएगा। ये सब डिजाइन में है, ये सब डिजाइन का पार्ट है। फाइनेंस रिक्वायरमेंट सब बिटुमस कोल के लिए 60 से 70% पास करते हैं। ठीक है, हाई बिटुमस, हाई वोलेटाइल बिटुमस के लिए 65 टू 72% है। लो एंड मीडियम वोलेटाइल बिटुमस कोल के लिए एंड हाई वोलेटाइल बिटुमस कोल एंड बी ग्रेड के कोल के लिए 70 to 75%। तो डिजाइन फैक्टर है बेसिकली। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये सब मिल के बारे में मोस्ट ऑफ द चीज जो मिल का जो है वो पार्टिकल मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट इज द कोल फीडर्स। अब कोल फीडर्स क्या होते हैं? फीडर्स मैंने बताया ना, कोल फीडर इज द डिवाइस दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कोल टू बी सप्लाइड इनटू द कोल मिल। द अमाउंट ऑफ कोल इज टू बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉयलर कंबस्शन चैम्बर। राइट, फीडर में होता क्या है कि हम फीडर से बंकर का कोल, बंकर में जो रॉ कोल स्टोर है, उस कोल को कोल मिल में फीड करते हैं। फीड करते हैं, कैसे फीड करेंगे, मतलब उसको कौन डिसाइड करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे कितना फीड करना है? तो रिक्वायरमेंट पे, किसका रिक्वायरमेंट पे? फर्नेस या बॉयलर के कंबस्शन रिक्वायरमेंट पे। सपोज स्टीम का जनरेशन अगर हमको बढ़ाना है, हाई जनरेशन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? फायरिंग बढ़ाना पड़ेगा। फायरिंग बढ़ाना है मतलब मिल में से ज़्यादा कोल ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा या ज़्यादा कोल पोलराइज करना पड़ेगा, तो वो हम रेगुलेट करते हैं थ्रू फीडर्स, कोल फीडर्स। ठीक है, कोल फीडर का प्रिंसिपल क्या है? ये बेसिकली ना वीएफडी पे काम करता है। ठीक है, coal that has to be crushed with the crusher will be transported by the belt conveyor or puller to the stop to the coal bunker. From coal bunker in the upper stop damper is open. The coal from the bunker is entered the loading area of the coal feeder. Then the belt conveyor runs to speed set by variable speed device. Basically जो coal feeder है ना, वो VFD, all the coal feeders है ना VFD पे ही काम करता है, variable speed drive पे। मतलब जितना हमको स्पीड चाहिए, जितना अपने कोल फीडिंग चाहिए ना, वो हम लोग कमांड देते हैं या कोल को फीडिंग बढ़ाते हैं, तो वो उसमें वीएफडी मोटर में वीएफडी लगे रहता है, वो अपना स्पीड बढ़ाता है। स्पीड बढ़ाने से कोल का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके बाद अपन ये देखिए, ये है फीडर। फीडर में क्या हो रहा है, आप इधर पे ध्यान दीजिएगा। कोल इनलेट दिख रहा है, यहाँ बंकर रहेगा ऊपर में, बंकर से कोल यहाँ से फीडर में आएगा। ये फीडर में ये बेल्ट है। ठीक है, बेल्ट है, ये इसका आउटलेट है, मिल में जाता है। जो मिल का फीड पाइप दिखाया था ना मैंने आपको, ये मिल में जाता है। मतलब यहाँ से कोयला आया, बेल्ट के थ्रू ट्रेवल किया और ट्रेवल होकर के यहाँ पे आया। ठीक है, अब ये जो बेल्ट है, बेल्ट किससे रन होगा? यहाँ पे मोटर लगे रहेगा। ठीक है, मोटर किसके लिए रहेगा? मोटर और जो मैंने आपको बताया इसका प्रिंसिपल, तो वीएफडी मोटर रहेगा, उसमें वीएफडी लगे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिख भी रहा मोटर स्पीड कंट्रोलर। ठीक है, ये वाला मोटर स्पीड कंट्रोलर से ये स्पीड कंट्रोल करता रहता है, कितना स्पीड हमको चाहिए। तो जो हम डिमांड जितना जनरेट करते हैं, वो स्पीड के टर्म्स में चेंज होकर के वो फीडर डिमांड जनरेट होता है एंड उतने स्पीड में बेल्ट रोटेट होता है। जितने स्पीड में रोटेट होगा उतना ज़्यादा कोल फीड होगा। कम करना है तो स्पीड को कम कर देंगे, स्पीड कम कर देंगे तो उसका फीडिंग का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में इधर भी एक पुली लगा हुआ है, इधर भी एक पुली लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, जैसे ये बेल्ट है, बेल्ट में जो कोल डालेंगे तो ये स्पिलेज हो सकता है, बाहर गिर सकता है। ठीक है, दोनों साइड में
दोनों साइड में गिरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये ओवरफ्लो हो गया, सपोज ये पूरा भर गया, ठीक है, यहाँ भर के इधर गिर सकता है। तो नीचे में ना जो भी कोल अगर नीचे गिर रहा है भर करके या बाहर स्पिलेज होकर गिर रहा है, तो इसको हम नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 ये पाइल अप हो जाएगा, पाइल अप होकर के इसको जाम कर देगा। तो इसके लिए ना एक अरेंजमेंट लगा रहता है जिसको क्लीन आउट कन्वेयर लगा हुआ है। क्लीन आउट कन्वेयर में क्या होता है ना, एक चेन जैसा लगा होता है, वो जो भी नीचे वाले पार्टिकल गिरते हैं ना उसको ऐसे यहाँ से रोटेट कर करके बाहर में गिरा देता है। सर इसका ठीक कोई है। पिक्चर नहीं है सर आपको एक्चुअल में सर, ऐसे कट सेक्शन टाइप का? हेलो, पिक्चर मतलब, हाँ पिक्चर ऐसे ऐसा में है सर ना। समझ तो आ जा रहा है इसका मैकेनिज्म, लेकिन एक्चुअल में सर रियलिटी में क्या, सर रियलिटी में देखेंगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा ना। हाँ, बट क्या है ना, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, ये आपको तो पिक्चर में तो इतना दिख जा रहा है। मैं पिक्चर फोटो खींचूंगा तो क्या बंद रहता है ना, चारों तरफ से तो बंद रहता है, तो कुछ तो दिखेगा ही नहीं, है ना। अब वो खोलने के बाद भी जो है वाइड मतलब 3D व्यू तो दिखता नहीं है फोटो में तो, ठीक है ना। तो एक तरफ से फोटो लेगा तो एक चीज दिखेगा, सिर्फ आपको बेल्ट दिखेगा या वो दिखेगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको इतना सारा चीज मैं जो इसके अंदर का दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है ना, एक्चुअल में आप देखिएगा तो आपको एक सिर्फ एक बॉक्स दिखेगा, उससे एक पुली निकला हुआ है, उससे एक रॉड निकला हुआ, मतलब सर बाहर में भी सर कैसे दिखेगा वही देखना चाहते हैं सर। हाँ ठीक है, मैं आपको दिखा, मेरे पास सर अभी ये इसमें तो कौन से जगह में किसके नीचे रहता है सर, ये जैसे रहता है जैसे कहाँ देखिए, सिचुएशन कहाँ रहता है, कहाँ सिचुएटेड रहता है सर ये ये मैं इसका? आपको दिखाया था ना अभी, हाँ हाँ दिखाया था। सर, बंकर से किस साइड में रहता है? बंकर जैसे हो गया हमारा कोल बंकर, मैंने देखा है, ठीक है सर। बंकर के ठीक नीचे में रहता है। बंकर के नीचे, बंकर के जस्ट नीचे ना सर? हाँ जी। जी सर, मेरे में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था ना सर, तो इस थोड़ा कुछ अभी छूट गया सर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप ही बोल रहे थे कि इसकी नेटवर्क का प्रॉब्लम से बीच में नहीं जी सर, मैं ही बात कर रहा था सर, मैं दो क्या नाम है क्लास में आपका? मिस हो गया सर। चंद्रेश्वर साहू सर। अच्छा, आप अभी मेरे को मैंने बुलाओगे दिखाया तो मैं था। कल ही आ जाऊंगा सर, मेरे घर से रायगढ़ ज्यादा दूर नहीं है, आ जाऊंगा सर, 2-3 घंटे का रास्ता है सर, मैं आ जाऊंगा तुरंत। हाँ ठीक ठीक है साहू जी, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा पीपल, ये दिख रहा है BU लिखा हुआ। हेलो। यस सर, हाँ सर, दिख रहा हाँ, है दिख रहा है। ये हाँ जी बंकर, ये बंकर का आउटलेट है जहाँ सबसे ऊपर लिखा है BU लिखा हुआ ना। सर, इसमें सर पानी में मिलाते हैं ना सर, जब उसको वो करते हैं तो, कि बिना पानी के हो जाता है? पानी, पानी किस लिए मिलाएंगे दोस्त? क्योंकि सर मैं कल देखा था प्लांट में, जब नीचे गिरा रहे थे ना, अभी शट डाउन चल रहा है, तो ट्रक में डालने के लिए सर ऊपर से हम लोग पानी डाल रहे थे, और वो घूम भी रहा था, नीचे आ रहा था बंकर से, फिर हम लोग जो ट्रक में लेके जा रहे थे सर उसको, तो एक्स्ट्रा कोल। हमको ट्रक में नहीं डालना है ना, हमको तो मिल में डालना है और हाँ वही बॉयलर तो में सर, डालना तो है। मतलब पीसने के लिए विदाउट वाटर के मतलब वो कर सकते हैं हम्म। ना? जी सर। तो डस्ट सेपरेशन के लिए पानी डालता है ना सर? वो दैट इज दूसरा अरेंजमेंट, उसमें ऐसा नहीं हाँ, है। पानी डाल तो रहा डस्ट है वो, सेपरेशन कर देंगे। किसके लिए डाल रहा है वो पता नहीं, किसके लिए डाल रहा है, पानी कहीं सर यूज वो नहीं बंकर होता है। वॉशिंग के लिए यूज करते हैं ना, उसको देखे होंगे ये। हाँ, अब वही मैं बोल रहा हूँ ना, किस चीज के वो बोला, कोल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे बंकर में, कोई ट्रक में ले जा रहे थे, तो वो दूसरा चीज है, वो हमारा मतलब हमारा कंसर्न वो नहीं है। अभी आप इसमें देख लो, ये सबसे ऊपर में बंकर रहता है। बंकर आपका क्या है, एक स्टोरेज है, सिलेंड्रिकल भी होते हैं, सिलेंड्रिकल नीचे में कोनिकल रहेंगे, ठीक है, स्क्वायर शेप नीचे में कोनिकल रहेगा, नीचे नीचे आने के बाद में कोन के कोनिकल स्ट्रक्चर रहेगा, ये आकर के फीडर के इस साइड में कनेक्ट होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ का इसका आउटलेट जो है यहाँ से निकल के जाएगा मिल में जाएगा, ये समझ आया? ठीक है, तो अभी हम लोग पहले मिल वाला पोर्शन देख लिए, मिल वाला पोर्शन के बाद में अभी ये फीडर वाला पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये फीडर वाले पोर्शन में क्या है, एक मिल का आउटलेट ये हो गया, मिल का इनलेट तो फीडर ये हो गया, और मिल का आउटलेट, सॉरी, फीडर का आउटलेट ये हो गया, ठीक है। ये किसकी आवाज आ रही है मुझे इसमें? ठीक है, यही मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, जो कोल फीडर्स में फीडर्स के बारे में बताया, वेरिएबल फीडर्स काम कैसे करता है, VFD के ऊपर काम करता है।
ये फीडर का अरेंजमेंट है। तो जो बंकर वाला पोर्शन है ना, यहाँ कोल इनलेट जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कनेक्ट होगा बंकर का पोर्शन और आउटलेट यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो बंकर यहाँ से घुस के यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कोल बेल्ट पे गिरेगा, ये बेल्ट कन्वेयर के थ्रू यहाँ से बेल्ट से पास होगा, पास होकर के यहाँ से बाहर ऐसे गिर जाएगा। राइट, ये एक चीज हुआ आपका। इसमें डिजिटल स्किप कंट्रोलर जो है, इसमें वेइंग सेंसर, मतलब इसको मेजरमेंट करना पड़ेगा ना अपने को कितना कोल जा रहा है, उसके लिए एक अरेंजमेंट लगा हुआ है। और ये स्पीड मेजरमेंट के लिए है, मतलब स्पीड इन द सेंस कि कितना उसमें फ्लो जा रहा है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट काम करते हैं। अब इसमें टाइप होता है, बेसिकली क्या होता है, रेगुलेशन जो हम कोल फिल्टर का रेगुलेशन करते हैं दो तरीके से करते हैं। उसी के आधार पे ना कोल फिल्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तो ग्रेविमेट्रिक फिल्टर होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फिल्टर होते हैं। जैसे इसका नाम बता रहे हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक। तो पहले जो होता था स्टार्टिंग में हम लोग ना वॉल्यूमेट्रिक फिल्टर यूज करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फिल्टर में क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालना है। अब कोल फीडर से कोल फीडिंग कर रहे हैं मिल में, तो हमको ये भी मेजरमेंट करना है कि हम कितना कोल डाल रहे हैं टनेज में। तो कैसे निकालेंगे, तो या तो उसको हम लोग वेट करें कि कितना किलो का है ये, है ना, या तो उसका वॉल्यूम देखें, मतलब बेल्ट पे रन होता है तो बेल्ट का लेंथ कितना है, बेल्ट का विड्थ कितना है, और वो किस स्पीड से पास हो रहा है, ये तीनों को मेजरमेंट करें। ये तीनों को मेजरमेंट करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कितना कोल पास हो रहा है। ठीक है, बट वॉल्यूमेट्रिक वाले में क्या होता था ना कि कोयला का अगर पहले इनिशियली फेज में वॉल्यूमेट्रिक कोल फीडर यूज होते थे। ठीक है, ये बस फीडर वही रहेंगे, इसका टेक्निक सिर्फ चेंज होता है, सिर्फ मेजरमेंट का, मतलब हाउ टू मेजर द कोल फीडिंग फ्लो, कितना फ्लो पास हो रहा है, कोल फ्लो कितना जा रहा है, उसको चेक करने के लिए मीडिया है वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में क्या करते हैं, वॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं। वॉल्यूम कैसे करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है ना एरिया इंटू, मतलब लेंथ टू ब्रेथ इंटू हाइट करके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ना एरिया ले लेंगे एंड मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, कितना वॉल्यूम पास हो रहा है। इससे हमारा मेजरमेंट हो जाएगा कितना कोल पास हो रहा है थ्रू फीडर। बट इसमें क्या होता था ना कि अगर सपोज कोयले का डेंसिटी चेंज हो गया, ठीक है, डेंसिटी कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे अगर सपोज गीला कोयला है तो उसका अलग डेंसिटी रहेगा, सूखा कोयला है तो उसका अलग डेंसिटी रहेगा, अलग अलग जगह से कोयला आ रहा है तो उसका अलग अलग डेंसिटी रहेगा। जिसमें ऐश ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम रहेगी, जिसमें ऐश कम है उसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो डेंसिटी चेंज होने से हमको पता नहीं चलता था कि कितना कोयला जा रहा है, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाता था, रॉ कैलकुलेशन होता था। देन हम उसके बाद अपन स्विच कर दिए इसमें इसमें ग्रेविमेट्रिक फीडर में। ग्रेविमेट्रिक फीडर में क्या होता है कि हम लोग उसके डेंसिटी को मेजरमेंट करते हैं। इसको पहले वाले में जो बताया था मैं आपको, इसको पहले दिखाया था ना ये डिजिटल, इसमें क्या करता है ना, ये वाला में यहाँ पे ना लोड सेल्स लगे, यहाँ पे लिखा है ना लोड सेल्स, यहाँ पे लगे हुए हैं, पैरेलली लगे रहते हैं दोनों साइड में लोड सेल्स। लोड सेल्स क्या होता है कि वो लोड मेजरमेंट करता है, मतलब कितना वेट आ रहा है उस पर। ठीक है, तो एग्जैक्ट वेट मेजरमेंट करते रहते हैं। इसके बाद हम लोग उस बेल्ट का साइज पता रहता है हमको, साइज पता होने के बाद में वेट से अपन उसका मास निकालते हैं, मास फ्लो रेट निकालते हैं। ठीक है, मास फ्लो रेट उसके हिसाब से निकालते हैं। तो उस टाइप के कन्वेयर को बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक फीडर। तो दो टाइप का फीडर हो गया है कि वॉल्यूमेट्रिक फीडर, एक ग्रेविमेट्रिक फीडर। तो अभी हम लोग रिसेंट कंडीशन में ग्रेविमेट्रिक फीडर ही यूज करते हैं अपने उसमें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है, डेंसिटी का जो भी कोयले का क्वालिटी चेंज होने का सारा कुछ टेक केयर हो जाता है, वॉल्यूमेट्रिक में वो नहीं होता था। ठीक है, तो ये हमारा सब ऑल अबाउट है कोल मिल के बारे में, फीडर्स के बारे में। ठीक है, अभी आप लोग बताइए, तो कंप्लीट हो गया हमारा पीपीटी था। किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए, अनुपम जी। सर बोलिए सर। हाँ, पीपीटी तो कंप्लीट हो गया है। हाँ ठीक है, अभी कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप अनम्यूट कर दे दीजिए इनको, तो स्टूडेंट्स, बात कर लेंगे। अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इस भूमि के साहू। बोलिए। हेलो सर। सर ये अभी जो अपन ग्रेविमेट्रिक फीडर जो यूज कर अपन, ये भी कभी कभी सर वॉल्यूमेट्रिक में चला जाता है। सर उसके रीजंस क्या होते? इसमें क्या है ना कि वॉल्यूमेट्रिक में इसलिए जाता है, लगता है आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। जी सर, मैंने देखा
है, बट उसके जो कुछ रीजंस तो पता है, जैसे कि लोड सेल में दोनों लोड का जो काउंट है उसका अगर वेरिएशन ज्यादा हो जाता है तब वॉल्यूमेट्रिक में चला जाता है। हाँ, उसका क्या मतलब है आप जो बोल रहे हैं ना, एग्जैक्टली वो वही आंसर है इसका, कि इसका जो उसमें दो पैरेलल में लोड सेल्स लगे रहते हैं दोनों साइड में, है ना, और लोड से दोनों में काउंट आते रहता है, मतलब दोनों के लोड से मेजर करते रहते हैं, दोनों के बीच में एक प्री डिफाइंड सेटिंग रहता है। सपोज जैसे हर एक फीडर के हिसाब से जैसे 4000 या 5000 पॉइंट्स अगर दोनों में डिफरेंस आ गया तो वॉल्यूमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो आपको रॉ वैल्यू दिखाने लगता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली इतना वेट ही जा रहा होगा। तो होने का क्या रीज़न, होने का रीज़न यही है कि या तो हमारा दो चीज़ हो सकता है, या तो जो हमारा मेजरमेंट डिवाइस है वो खराब हो गया हो, ठीक है, तो वो उसके लिए एक दूसरे को क्रॉस चेक वेरीफाई होते रहता है, इसलिए दोनों दो लोड से लगे रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा मेजरमेंट इक्विपमेंट जो है लोडसेस है, या लोडसेस का जो आउटपुट डिवाइस है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो, ये दोनों में किसी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो जा करके ये वॉल्यूमेट्रिक में चलने लगेगा, तो हमको देखना है। अदरवाइज जैसे रियल में अगर कोयला सपोज एक साइड बेल्ट पे कोयला तो आ रहा है, लेकिन कभी हो सकता है कि एक साइड पे कोयला शिफ्ट हो गया होगा, या बेल्ट मिसअलाइन हो गया है। बेल्ट मिसअलाइन होने से क्या होगा कि एक ही साइड में कोयला का लोड ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है, या जैसे कोयल में कुछ बंकर में कुछ चोकिंग हो गया तो हाफ वे में ही, मतलब हाफ पोर्शन में ही कोयला फीडिंग हो रहा है, तो एक साइड का फ्लो, एक साइड में वेट ज़्यादा दिखता रहेगा, एक साइड में वेट कम दिखता रहेगा। जब एक साइड में वेट ज़्यादा एक साइड में कम दिखेगा ना, तो वो वॉल्यूमेट्रिक में चले जाता है उसको मेजरमेंट, क्योंकि वो देखता है कि हम इसको मेजर नहीं, एवरेज नहीं कर पा रहे हैं करके, ठीक है ना, तो वो वॉल्यूमेट्रिक में मेजरमेंट करने लगता है, राइट। ओके सर। तो रीजन तो वही है इसका, और मेन बेसिकली वो लोड सेल जो होता है ना पैरेलली दो इसके लगा के रखते हैं ताकि वो एक्यूरेसी हमको मेंटेन रहे, एक ही लगे रहेगा तो वो जो दिखाता रहेगा हम उसी पे विश्वास करते रहेंगे, है ना। लोड काउंट करने के लिए दो लोड से लगे रहते हैं। सर इसमें जो वीएफडी लगा सर, वो सिर्फ मेन मोटर को ही कंट्रोल करता है कि सीओसी मोटर को भी कंट्रोल? मेन मोटर मेन मोटर मतलब सीओसी का जो स्पीड रहता है वो कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट स्पीड पे घूमते हैं। ठीक है, मुकेश साहू। यस सर। राइट, और कोई? और किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लीजिए ना सर, है किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपका जो पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा अनुपम जी, आप हाँ सर, हाँ हमको सर। शेयर कर दीजिएगा। ठीक हाँ है, सर, ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये मिल जो है एक बहुत मतलब हाँ, बहुत बड़ा इक्विपमेंट है। बड़ा ही टॉपिक है। हाँ ओके, सर। और एक मैकेनिकल का रोटरी इक्विपमेंट में बहुत रोटरी इक्विपमेंट है, रोटरी में भी बहुत हैवी इक्विपमेंट रखता है मिल। और दूसरा चीज़ है कि ये हार्ट है, तो मिल तो हमारा मेन कोर को फीड करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको मतलब जितना मैं आपको बताया हूँ वो तो ठीक है, आप पढ़िएगा समझिएगा, बट ये देखने से, एक्चुअल में कैसे होता है वो देखने से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। हाँ सर, ठीक है? एक बार जब ये लोग आ जाएंगे ना सर, जब आ जाएंगे ये लोग एक बार देख लेगा पूरा सिस्टम को, उसके बाद जब क्लास होगा शायद उस टाइम बहुत सारा क्वेश्चन ये लोग कर पाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है, सो मच। ओके, अब अपना नो टाइम निकाल के प्रॉब्लम, क्लास ये किए सर, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू सो ठीक मच है, सर। थैंक यू, वेलकम, ओके। ठीक है सर। तो ठीक है, आप लोग को शायद आज क्लास अच्छा ही लगा होगा। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड सर, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और सर मैनेजर भी हैं इधर का, बहुत अच्छा क्लास भी लेते हैं। बट हाँ, ये बात सही है, जैसे भूमिकेश क्वेश्चन कर रहा था, चंद्रेश्वर क्वेश्चन कर रहा था, ये लोग थोड़ा एक्सपीरियंस शायद हैं और ये लोग जानते भी हैं प्लांट को, तो
तो इसीलिए बट आप लोग के लिए, जो लोग आप लोग प्लान में थोड़ा नए हो, वो लोग के लिए जब आप लोग आ जाओगे ना, एक बार देख लोगे ना सिस्टम को ना, तब आपको देखो जो सर बात बोल रहे थे लोड सेल का बात, वो तो एकदम पैक्ट रहता है, वो तो दिख नहीं पाओगे, जब मेंटेनेंस होता है तभी पॉसिबल है। बट अदरवाइज जब आप एक बार देख लोगे ना, तब जाके आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन भी आएगा और आप लोग क्वेश्चन कर भी पाओगे। तो उरिड मत हो, ठीक है ना, एकदम। हम लोग इगोरसली बहुत बार विजिट करेंगे सिस्टम को, हर एक सिस्टम को हम लोग विजिट करेंगे बारीकी से। हाँ, तो चिंता मत कीजिएगा। उसके बाद ये सब क्लास फिर से हम लोग करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्लास ये हो गया मतलब और नहीं होगा, तो ये सब क्लास फिर से सर होता आज मेरा बहुत सारा क्लास छूट गया सर, 2-3 क्लास मेरी छूट गई है सर, नेटवर्क इशू की वजह से। यहाँ अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है सर, मैं बहुत अफसोस हो रहा है सर, मैं क्लास छूट जा रहा था सर, मेरे को ऐसा लग हाँ, रहा है हाँ। कोई मार पीट रहा है टाइप का सर। नहीं कोई बात नहीं चंद्रेश्वर, आप जब आ जाओगे ना इधर इधर जब आ जाओगे तब आपको ये बोलने का मौका भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग का तो जल्दी आ जाओगे और हम लोग का शायद कल तक ही क्लास होगा, उसके बाद क्लास भी सस्पेंड किया जाएगा। सर आप बोलोगे तो सर मैं कल ही आ जाऊंगा सर, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है जो सर। आप बात बोल रहे हो ना, ये इतना इमोशनल होना ठीक नहीं है। और सबसे बड़ा बात है